अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव और मैं हूं मैसम अब्बास। आज की वीडियो, आज की एपिसोड, आज का ये शो, आज का ये इंटरव्यू बहुत ही ख़ास है और ज़ाती तौर पर मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो मेहमान है वो बहुत ही ख़ास है। वो पूरे पाकिस्तान की पहचान है, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, उनकी अचीवमेंट्स ऐसी हैं, पहाड़ जैसी उनकी अचीवमेंट्स हैं और पहाड़ सर करना उनका शौक़ भी है, उनका जुनून भी है और बाज़ दफ़ा तो कहा जाता है कि उनके लिए बच्चों का खेल भी है। आज हमारे साथ, हमें बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे साथ दो ऐसे शानदार पाकिस्तान के कोपैमा मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की पहचान है, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और सबसे पहले मेरे लेफ़्ट पर मौजूद हैं साजिद अली सदपारा। किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका, तारीफ़ मैं साथ कराऊँगा आपका। उनके साथ मौजूद हैं जी अशरफ सदपारा। ये भी पाकिस्तान के बेटे हैं और पाकिस्तान के लिए इनकी अचीवमेंट्स की एक तवील फहरिस्त है। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो साजिद अली सदपारा ये खुद कहते हैं कि ही इज़ अ प्राउड सन ऑफ मोहम्मद अली सदपारा। और रिसेंटली जो इनका मिशन था मनासलू पीक विदाउट ऑक्सीजन, नेपाल की एक बहुत बड़ी चोटी इनने सर की और ऑक्सीजन के बगैर सर की। उसके बाद जो फेमस मिशन था 2021 का, जब इन्होंने अपने फादर को रेस्क्यू के लिए वो मिशन किया, मिशन सदपारा, वो भी बहुत ही मकबूल हुआ। और उसके साथ साथ उनकी बहुत सारी एक तवील कामयाबी की लिस्ट है, एक तवील चोटियों की फहरिस्त है जो कि उन्होंने सर की है, जिसमें K2 आता है, जिसमें उसके अलावा G1 G2 आता है। उनके साथ मौजूद हैं अशरफ अली सदपारा और ये भी रज़ा अली सदपारा के साहबजादे हैं। और नस्ल दर नस्ल ये जो फ़न है, ये जो शौक़ है, ये जो जुनून है, ये मुंतकिल हुआ है और इनकी अचीवमेंट्स भी बहुत ही शानदार हैं। माउंट एवरेस्ट, साथ ही साथ G1 G2। सो इनसे ज़रा मज़ेदार गपशप लगाते हैं, इनसे सीखते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये इतने ख़तरनाक स्पोर्ट्स की जानिब आए कैसे। आपसे साजिद सबसे पहले आगाज़ करूँगा, कहाँ से ये शौक़ आया कि मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना है और माउंटेनियरिंग ही करनी है? हाँ जी, इसमें माउंटेनियरिंग जो सतपारा विलेज है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी एक पहचान है, हमारे विलेज को ही माउंटेनर्स की ज़मीन कहा जाता है। पूरा गांव जो है वो, हम अक्सर कहते हैं कि वी आर नेचुरल बोर्न क्लाइंबर्स, हम पैदाइशी क्लाइंबर्स हैं, क्योंकि बचपन में ही पहाड़ों में पले बड़े हैं और बचपन में ही देखा है लोगों को। और हमारे जो आबा अजदाद थे और हमारे मरहूम वालिद, स्पेशली मेरे मरहूम वालिद थे जी, बचपन में मैं अपने वालिद से पहाड़ों के किस्से सुनता था। अच्छा। और वो बताते थे कि इस तरह के पहाड़ हैं पाकिस्तान में, और वालिद का जो इक्विपमेंट यूज़ करते साज़ सामान उसको देखते थे। तो बचपन से एक जस्तजू पैदा हुई। जब मैंने थोड़ा होश संभाला और FSC की अपनी, तो वालिद एक रेस्क्यू मिशन में जा रहे थे नंगा पर्वत पे। अच्छा। तो फर्स्ट उसमें तो मैं FSC के बाद अपनी हॉलीडेज़ पे था, तो वालिद से रिक्वेस्ट किया कि वालिद मैं भी इस मिशन में ज्वाइन करूँगा आपको। वालिद ने कहा कि ये बच्चों का कोई खेल नहीं कि आप ईज़ी आएँ और पहाड़ों पे चढ़ जाएँ, तो आप उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स और आपको एक मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है। लेकिन उसके बाद ये भी कहा कि आप स्ट्रांग हैं, अभी एज भी है, तो आपको मैं लेके जाता हूँ कि फिर मैं नंगा पर्वत पे गया। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट जो मैंने 8000 माउंटेन्स, एक नंगा पर्वत एक दुनिया का खूबसूरत तरीन पहाड़ है, बिल्कुल, और दुनिया का 9वां बुलंद तरीन पहाड़, उसको देखा। तो देख के मुझे पहला एहसास क्या था जब आपने नागा पर्वत को देखा और आपने ये सोचा कि इसको मैंने सर करना है? क्योंकि पहाड़ों को तो बचपन से हम लोग देखते थे, क्योंकि सतपारा में भी काफ़ी पहाड़ है 5000 और 4000 मीटर्स के। वो तो आम बात है। नागा पर्वत को फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो बुलंद बड़ा फलक पोश पहाड़ था, सब उस बर्फ उसमें थे। तो एक एहसास जो है हम स्पेशली माउंटेनर्स समझते हैं, क्योंकि बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ते आए थे और जाते आए थे, तो एक अजीब सी फीलिंग थी। और क्लाइंबिंग भी की उस साल मैंने कोई 6000 मीटर तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसी है, पहला एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अशरफ, आपकी जानिब में आऊँगा। आपने बताया कि आप 2007 से इस स्पोर्ट्स से मुंसलिक है। आपको याद है पहला एक्सपीरियंस, पहली दफ़ा जब आपने ये सोचा, ये एहसास हुआ कि मैंने इसी मिशन को कंटिन्यू करना है अपने वालिद के साथ? जी, ये मैं भी स्कूल पढ़ रहा था, तो वालिद साहब आर्मी के साथ भी कम्युनिकेट थे, तो आर्मी के बहुत सारी जो हाइक्स पोस्ट है अभी सिया गंगड़ी, बलतुर गंगड़ी, इनके साथ पाक आर्मी के साथ वालिद साहब जाता था, इनको बड़ा प्रोटोकॉल मिल जाता था। ठीक है। हम तो है गांव के ना, वहाँ पे हमने देखा कि पाक आर्मी के बहुत सारे जवान हैं हमारे उधर सतपारा में भी। ठीक है। वो कभी इस तरह के प्रोटोकॉल के साथ गाँव नहीं आए थे। वालिद साहब को कभी ब्रिगेडियर साहब हालिब पे लेके आ रहे होते थे, प्रोटोकॉल गाड़ियों के साथ लेके आ रहे होते थे। मैं इन्हीं चीज़ से इंस्पायर हो गया वालिद साहब से, कि मैंने कहा वालिद साहब बाबा को कि ये चीज़ मैं भी करूँगा।
कभी मेरे बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम ये करोगे, वो बिल्कुल इनकार रहा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे कर रहा था, माउंटेनरी क्लाइंबिंग कर रहा था। तो बेटा ये कोई करने वाला काम नहीं है, ये हमारे ऊपर छोड़ दो, हम कर लेंगे, आपने नहीं आना है इसमें। अच्छा। बहुत फोर्स करने के बाद वालिद साहब ने मुझे नहीं लेके गए, 2006 की बात है। ठीक है। तो मैं ऐसे अपने टूर ऑपरेटर सारे जानने वाले थे, शरीफ भाई था, इनके साथ मैं पीछे चला गया ट्रैकिंग पे। और वालिद को पता नहीं था? वालिद साहब को पता नहीं, वो उस टाइम शायद G2 पे क्लाइंब कर रहा था। सही। मैं पीछे से चला गया किसी ट्रैकिंग के साथ, फिर हैंडओवर करके आ गया। नेक्स्ट मैंने बहुत फोर्स किया वालिद साहब को कि बाबा मैंने आपकी तरह ही बनना है, मैंने कोई नहीं पढ़ना है। अच्छा। कुछ नहीं करना, मैंने करना है मुल्क और कौम के लिए, आपकी तरह नाम रोशन करना है, आपकी तरह पाकिस्तान का झंडा लेके मैं भी सारी चोटियों पे चला जाऊंगा। तो वालिद साहब से ही मैं तो वालिद साहब से ही हुआ था। वालिद साहब के जो प्रोटोकॉल उसको मिलता था, उसी को देख के मैंने सोचा कि यार पढ़ने से बेहतर है ये चीज़ मैं कर लूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वापस आएंगे अशरफ। बहुत सारी अचीवमेंट्स तो आपकी एक तवील फहरिस्त है साजिद भाई, एक तवील फहरिस्त है आपकी, लेकिन सबसे रिसेंटली जो आपने मनासलो पीक को सर किया है और विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये कहाँ से ख्याल आया कि ऑक्सीजन तो पहाड़ों पे वैसे कम पड़ जाती है, तो आपने ये सोचा कि नहीं जी विदाउट ऑक्सीजन जाना है? तो ये इसमें जो मेन क्लाइंबिंग जो क्लाइंबर्स कम्युनिटी इसको समझती है, क्योंकि क्लाइंबिंग के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं जी। इसमें विद ऑक्सीजन एक क्लाइंबिंग होती है और विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंबिंग होती है। तो वो सबसे जो बड़ी अचीवमेंट्स होती है, आप विदाउट ऑक्सीजन और दूसरी किसी जो शर्पा सपोर्ट और दूसरे किसी बंदों की सपोर्ट लेके आप क्लाइंबिंग करते हैं, तो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो मनासलू इसको माउंटेन ऑफ स्पिरिट कहते हैं। एक रूहानी एक पहाड़ है नेपाल में, दुनिया का 8वां बुलंद तरीन पहाड़ है। तो इसमें मरहूम वालिद पहले फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिन्होंने इसको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया था। तो लास्ट ईयर किसी फेमस नेपाली ने एक न्यू समिट डिस्कवर की थी, कोई 40-50 मीटर अबाव। ठीक है। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि कोई एक्सपीडिशंस और बड़े वर्ल्ड के फेमस क्लाइंबर्स उधर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं इस पर ट्राई करने जाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चैलेंजिंग थी उधर कंडीशंस। तो मैं सेल्फ क्लाइंबिंग कर रहा था, अपनी मदद आप, मैं अपना सामान खुद कैरी करता था, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एनी शर्पा सपोर्ट। तो मैंने जो फाइनल जो डिसाइड किया कि इंशाल्लाह इसको मैं नॉन स्टॉप बेस कैंप से समिट और विदाउट ऑक्सीजन ट्राई करूँगा। तो बेस कैंप से मुसलसल 27 घंटे मैंने क्लाइंबिंग की। उसमें मैं किसी कैंप से नहीं रुका, सोया नहीं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है, आप थोड़ा पानी शानी पी के, चाय पी के मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में किसी ने रोका कि ऑक्सीजन साथ ले जाए या विदाउट ऑक्सीजन करने की क्या? इसमें बेसिकली जो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स होते हैं और एक्सपीरियंस माउंटेनियर, हम बहुत ही समझते हैं कि किस हद तक आप रिस्क ले सकते हैं और किस हद तक आप जा सकते हैं। तो सारे जो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स से अपनी जो काबिलियत और अपनी जो कैपेसिटी को हम बहुत जानते हैं। फिर माउंटेन्स भी 8000 से ऊपर जो हाई माउंटेन्स होते हैं उसको इजीली क्लाइंबिंग, अगर आप में सकत ना हो, सलाहियत नहीं, तो कर नहीं सकते हैं। तो आप फिजिकली और मेंटली और दूसरी जो कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं परफेक्ट हो और आप उनको जानते हो, तो फिर विदाउट ऑक्सीजन और इस तरह की जो अचीवमेंट्स आप कर सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो फिजिकल कंडीशन के बारे में वाकिफ था कि मैं किस हद तक। अच्छा, एहसास क्या हुआ जब आपने विदाउट ऑक्सीजन ये सर कर ली मनासलो पीक? और ज़ाहिर है कि वालिद साहब को की याद भी आई होगी। उस टाइम क्या एहसास था पाकिस्तान के लिए, अपने लिए कुछ जहन में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बड़ी एक अचीवमेंट थी, क्योंकि फर्स्ट पाकिस्तानी जो मनासलो मैंने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया था। स्पेशली हम माउंटेनियर्स जब क्लाइंबिंग करते हैं तो एक अजीब एक एहसास होता है, स्पेशली एक साइड पर डर होता है, फेयर होता है, दूसरी तरफ एक एक्साइटमेंट होती है। तो वो दुनिया की एक कमाल की फीलिंग होती है, उन दो चीज़ों को आप फील करते हैं। स्पेशली जब आप टॉप पे पहुंचते हैं, जब आपसे ऊपर कोई चोटी का कोई हिस्सा नहीं हो, तो जो कमाल की एक फीलिंग होती है जो हम कुछ वो आपकी आंखों में वो चमक अभी भी नजर आ रही है, वो जो फीलिंग आप बता रहे हैं। जी हम एज एडवेंचरर इस फीलिंग को समझते हैं और इसीलिए आई वांट टू बी अ माउंटेनियर इन फ्यूचर आल्सो। मैं इस पेशे को, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मैं काफ़ी कुछ दूसरे फील्ड में काम कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अशरफ, कुछ आप भी बताइए कोई मज़ेदार किस्सा किसी मुहिम के दौरान, और या कभी ये फील हुआ होगा कि ये मैं किस से चक्कर में पड़ गया हूँ, मुझे भी आम बच्चों की तरह जैसे बाकी सब जवान करते हैं वैसे करना चाहिए? नहीं, फील मतलब हार्ड जो मेरे साथ क्लाइंबिंग के दौरान हुआ था, ये फ्लक्सर पे 2017 पे हम लोग गए थे। यहाँ पे फ्लक्सर माउंटेन को मैंने देखा तो बहुत छोटी लगी, वो 5000 समथिंग है उसकी हाइट। मैंने सोचा कि इसको मैं सुबह निकलूँगा, शाम को करके वापस बेस कम आ जाऊँगा। कैमन हम लोग पहुँच गए, 2-3 दिन बर्फ़बारी होती रही, कोई 2.5-3 फुट वहाँ पे बर्फ़ पड़ी। उसके बाद हमने बैकअप किया, नीचे बेस कैंप की तरफ निकले। तकरीबन कैंप से हम लोग चले थे कोई 50-60 मीटर चले थे, तो
तो वहाँ पे जो फिक्स लाइन थी वो मुझे नज़र आई, तो मैंने अपनी जो सेफ्टी थी वो खोली, फिक्स लाइन की तरफ मैंने एक कदम बढ़ाया था, मैं अंदर चला गया केरबस के ना। वो मेरे लिए क्लाइंबिंग में मेरे साथ पहला हुआ था। सबसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट कैसे? खौफनाक था क्योंकि वो मैं उसके अंदर गया था, कोई 65 मीटर अंदर गया था केरबस के। अच्छा। तो वो मेरे लिए क्लाइंबिंग का फर्स्ट जो झटका था वहाँ पे। तो उसके बाद दिल किया छोड़ना है कि नहीं, नहीं, उसके बाद तो मेरा हौसला और बढ़ गया। अच्छा। अगर अल्लाह ताला जब आपको ज़िंदगी देनी है, रखनी है, तो वो कहीं से भी मदद आ जाती, मतलब मेरा हौसला और भी बढ़ गया। अच्छा, कि ये चीज़ अगर मेरे साथ कुछ होना था तो यहीं पे ही होना था। अब 65 मीटर अंदर केरबस के अंदर चले जाते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अल्लाह का करम है कि मेरे साथ इतनी ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। हल्का फुल्का मैं चल के वापस कलाम तक अपने पाँव पे चल के ही आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, आपने मुश्किलों की बात की, और इस साल भी मेरा काफ़ी, मतलब K2 पे मैं क्लाइम कर रहा था। इस साल उससे भी ज़्यादा टफ चैलेंज थी ना मेरे लिए। हाल ही में वालिद साहब को भी खोया था जी, और उसके जो अधूरे मिशन थे वो भी मैंने करने थे। फिर अचानक घर लोग, वो जो सारी जिम्मेदारियाँ वो भी मेरे ऊपर आ गई, बाकी भाई छोटे हैं सारे। तो ये K2 मेरे लिए बहुत मेंटली, फिजिकली, हर लिहाज से मैं इमोशनली वो था, समझो टॉर्चर हुआ था मैं जहनी ना। तो K2 का जो था वो मेरा बहुत टफ था। अच्छा, और वो जब आपने K2 सर किया तो वो जज्बात क्या थे फिर? यकीन करें, जब मैं टॉप पे पहुंचा ना तो आंसू नहीं रुके मेरे। एक तो बाबा को गया था, मेरे बाबा की ख्वाहिश ही यही थी कि इसने K2 पे 2 दफ़ा ट्राई किया, उनसे नहीं हुआ। 8004 मीटर से ही वापस आए। ये साजिद भाई भी शायद उस वक्त वालिद साहब के साथ कैंप 4 में थे, जब वालिद साहब गए थे। कैंप 4 से बर्फ़ ज़्यादा थी, वापस आई थी सारी टीमें ना। तो वालिद साहब ने 2 दफ़ा ट्राई की थी, इस साल फिर जा रहा था। असल वालिद साहब खुद जा रहा था, मेरा कोई इरादा था नहीं। अच्छा। तो वालिद साहब अचानक वहीं सिकरदू में कोई प्रैक्टिस के दौरान पहाड़ी से स्लिप होकर कोई मसला वालिद साहब के साथ हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि यार वालिद साहब का ये जो ख्वाब है ये मैं कर लूँ। अब टाइम भी शार्ट थी, काफ़ी डिस्टर्ब था मैं, तो ये हुआ। वहाँ पे हुआ तो फिल्म, मतलब बयान से बहुत इमोशनल वाली फीलिंग थी मेरी। बिल्कुल ऐसी है जो आप बात बयान कर रहे हैं कि जज्बात जो है वो बयान से बाहर है। अच्छा, इस तरह की एक जज्बाती स्टोरी साजिद आपने भी हमें सुनानी है। मिशन सतपारा हमें याद है, जब पूरी कौम की दुआएं आपके साथ थी। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोनों इधर ही। जी हाँ जी, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जिस इमोशनल जज्बाती कहानी की मैं बात कर रहा था साजिद, मिशन सतपारा 2021 की बात है। और वो मिशन कितना मुश्किल था आपके लिए, आपने उस मिशन को लीड भी किया। और आपको याद होगा कि जब ये वाक़या पेश आया, आपके फादर जो हैं वो लापता हुए, पाकिस्तान का फ़ख्र, और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ थी। उस टाइम पे फीलिंग क्या थी और क्या सोच के ये ढूंढने निकले कि वालिद को ले आऊँगा? ये मिशन सतपारा जो मेरी लाइफ का एक टोटली चेंज उसमें वो था, एक बड़ा सानिया था। जब K2 विंटर, क्योंकि मैं भी उसी टीम का हिस्सा था, जब वालिद जॉन स्नोरी और मैं एक आइसलैंडिक पाकिस्तान K2 विंटर एक्सपीडिशन था। तो जब मैं भी पर्सनल उनकी टीम का हिस्सा था, जब 5 फरवरी को वालिद और उसके जो साथियों पर चले गए, मैं उधर से लकली और अल्लाह का करना बच के वापस आ गया। फिर विंटर में भी काफ़ी सर्च मिशन हुआ, पाक आर्मी ने, दूसरे जो आइसलैंड की जो गवर्नमेंट ने, और दुनिया का या पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च मिशन हुआ। उसमें K2 की जो सर्वेलेंस कैमरास के ज़रिए MI-17 से स्कैनिंग की गई, आइसलैंड की जो स्पेस एजेंसी उससे जो मैपिंग और दूसरी पिक्चर ली गई K2 की, सैटेलाइट पिक्चर्स। तो वो सब होने के बाद कोई क्लू या कोई आसार नज़र नहीं आया हमें। बाद में 5 महीने बाद कोई कैनेडियन फिल्म मेकर कोई टीम थी, एक कैमरामैन और कोई UK की दूसरी एक प्रोडक्शन कंपनी थी, वो कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साजिद, हमने जो काम शुरू किया था विंटर में भी हम आपके साथ थे, तो हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना मेरा मकसद तो नहीं है, मैं एज ऑब्लिगेशन मैं अपने बाप को इस्लामी जो कवानीन के मुताबिक तदफीन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं फिर से K2 पर सर्च मिशन पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप सर्च मिशन करें, हम जो आप टाइम मिलेगा तो हम शूटिंग भी साथ करेंगे। तो वालिदा ने कहा कि आप बेटा, इतना बड़ा आपके वालिद चले गए और वापस नहीं, आप फिर से नहीं जाएं।
मेरे भाइयों ने भी कहा नहीं जाए, लेकिन एज अ क्लाइंबर मैं समझता था कि मेरा जाना कितना ज़रूरी है, और एज ऑब्लिगेशन एक बेटे के फ़र्ज़ के तौर पर मैं फिर से K2 पे चला गया। और काफ़ी मैंने इमोशनली और स्ट्रगल की, और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक मकसद था, क्योंकि मैं अपने वालिद की तलाश में था। फाइनली जब 25 जुलाई को जो K2 का समिट एरियाज़ पे हम पहुंच गए क्लाइंबिंग करते हुए कैंप से ऊपर, जो डेड जोन होता है, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उस साल भी मैंने K2 समिट किया। समिट करके अपने वालिद को, जो एक क्लाइंबर्स हम समझते हैं कि कितना टेक्निकल और कितना जो ख़तरनाक एक मिशन था, क्योंकि बंदा मुश्किल से वो K2 पे चढ़ सकता है, उधर साहब ने अपने वालिद को ला के उसको तदफीन करना। और मैंने वालिद का भी नहीं, सिर्फ वालिद का एक दूसरा दोस्त भी था जो दिल्ली का, ख्वां पब्लो JP मोहर, उसकी बॉडी की भी तदफीन की। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सकता था, वो जो इस्लामी कवानीन पॉसिबल थे, उस हाइट पे 8000 मीटर पे मैंने अपने वालिद को नीचे लाकर, मैं और एक बोलोवियन माउंटेन गाइड था, एक हुआ यावेरी, वो बड़ा फेमस रेस्क्यू एक्सपर्ट था, हम दोनों ने मिलकर जो बॉडी को रिट्रीव करके नीचे एक कैंपोर जो शोल्डर कहते हैं हम उसको, एक 8000 मीटर उसकी हाइट है, लास्ट कैंप है। उधर सूखी ज़मीन तो नहीं थी, तो स्नो में ही हमने एक कब्र बनाकर, जो इस्लामी कवानीन मुझे आते थे उसी को परफॉर्म करके मैंने वालिद की तदफीन की। अच्छा, और इसके बाद हौसले में इजाफा हुआ कि ये सोचा कि नहीं, ये काम ये तो ख़तरनाक काम है, वालिद की जान ऐसी चली गई। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि उस दौरान, उस मिशन के दौरान भी कौम कितनी आपके साथ थी। पूरा पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि हर एक के लब पर दुआ थी, हर एक ही कह रहा था, सोच रहा था कि शायद मिल जाए, खुदा करे मिल जाए। तो इस चीज़ इंस्पायर किया जी, स्पेशली मरहूम वालिद अली सतपारा, जो हिस्ट्री में अली सतपारा जैसा कोई क्लाइंबर ना आया है, आई बिलीव दे ना फ्यूचर में इस तरह कोई क्लाइंबर पैदा होगा, क्योंकि उसकी जो अचीवमेंट्स और विंटर क्लाइंबिंग में स्पेशलिस्ट और इंटरनेशनल क्लाइंबर्स कमेटी में एक नाम रखते थे। तो जब ये विंटर का हादसा हुआ तो पूरी कौम ने एक दुआएं और साथ दिया, और जो माउंटेनियरिंग का जो परसेप्शन था पाकिस्तान में, उसको एक बूस्ट मिले, टोटली चेंज हुआ। स्पेशली बच्चों को भी पता चला कि K2 का बोतलनेक किधर है, K2 किधर है, किस तरह का पहाड़ है, और इसके कैंप्स कहाँ है, कौन से टेक्निकल जगह, सारे लोगों को पता चल गया। तो एक जिम्मेदारी भी है, और एक ऐसा मैं जिम्मेदारी समझता हूँ वालिद के मिशन को आगे लेके जाना, क्योंकि एज अ सन ऑफ अली सतपारा लोग मुझसे एक्सपेक्ट भी यही करते हैं, और लोगों की उम्मीदें भी है कि इंशाल्लाह अली सतपारा का बेटा आगे जाकर मुल्क कौम और क्लाइंबर्स, जो इंटरनेशनल क्लाइंबर्स कमेटी में पाकिस्तानी क्लाइंबर्स कमेटी को रिप्रेजेंट करें, तो इंशाल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है। अच्छा, आपने बात की, आप लोग दूसरी मुल्कों में भी जाते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात होती है। सबसे मज़ेदार मुल्क अभी तक आपको, मैं पहले अशरफ भाई से पूछूंगा, उसके बाद फिर वापस आपके पास आऊँगा, सबसे मज़ेदार मुल्क कौन सा लगा क्लाइंबिंग के लिए, या जहाँ के लोग बहुत मज़ेदार हों, जहाँ का माहौल, खाने, कौन सा मुल्क लगा आपको? जी, मैं फिलहाल तो पाकिस्तान से निकला ही नहीं हूँ, पाकिस्तान में ही हूँ अभी इस साल। तो पाकिस्तान में बता दें, अपने इलाके के अलावा कोई फेवरेट जगह आपकी, अपने इलाके के अलावा कोई आपकी फेवरेट जगह हो? गर्मियों में तो गर्मियों ही बेस्ट है। अच्छा, सर्दियों में आपको पता है वहाँ से, जैसे आप यहाँ से आते हैं उधर गर्मियों में, वैसे हम सर्दियों में वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। लाहौर पसंद आया आपको? लाहौर बेस्ट है, ठीक है सर्दियों के लिए। अच्छा, कभी आपने साथ कोई मिशन नहीं किया अभी तक, इत्तेफाक नहीं हुआ? जी, हम इस साल अशरफ भाई और मैं K2 में ही साथ थे। मैं बेस कम अक्सर मिलते जुलते थे, और अशरफ भाई K2 में चल रहे थे उस वक्त, मैं भी ब्रॉड पीक और K2 में क्लाइंबिंग कर रहा था, तो अक्सर साथ मिलते थे, बेस कम में होते थे, तो काफ़ी हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल, आपका ताल्लुक एक ही गाँव से। अच्छा, ये बताइए कि जब इंटरनेशनल लोग आते हैं यहाँ पे, और ज़ाहिर है कि वो आपको लगता है कि उनके पास बेहतर सहूलियात हैं आप लोगों से? पाकिस्तान में सहूलियात की उस तरह कमी है, नहीं है, इजाफा हो सकता है, या आप लोग भी मुकाबला कर रहे होते हैं उनका? जी, स्पेशली जो हम कंपैरिजन करते हैं जो माउंटेनियरिंग फील्ड में, नेपाल और पाकिस्तान, क्योंकि मैं पर्सनली 2 दफ़ा नेपाल भी गया हूँ। लास्ट ईयर एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए गया था, और इस साल मनासुलू में गया हूँ। तो मोस्ट जो दुनिया की जो 14,800 से अबव माउंटेन्स है, एक तो नेपाल में है 8, और 5 पाकिस्तान में, और एक चाइना तिब्बत में है। तो उनकी जो देखते हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़, रेस्क्यू सिस्टम और उनका जो मैनेजमेंट होता है, उनके जो मुख्तलिफ कैंप साइट्स होते हैं, तो हमारे और उनके आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अच्छा, उनकी स्पेशली गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया, और उनके जो मुख्तलिफ कैंप्स होते हैं उनमें क्लीनिंग और प्रॉपर जो सिस्टम है उनका बड़ा बेहतरीन है। और अगर कोई माउंटेन में स्पेशली सबसे जो एडवेंचर, जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में रेस्क्यू का होता है,
क्योंकि एक रिस्की काम है, अगर कोई हादसा हो जाए रेस्क्यू कैसे करना है। उनके पास ऐसा बेहतरीन जो प्रॉपर सिस्टम है, हाली जो हेलीपैड्स नहीं, प्रॉपर जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं। अच्छा, अगर कोई कैजुअलिटी होती या कोई इस तरह की कोई इमरजेंसी होती माउंटेन्स में, तो आधे घंटे में उनका मौसम खराब हो तो भी हाली पहुँच जाते हैं। तो पाकिस्तान में भी स्पेशली ये रेस्क्यू पे काफ़ी काम होना चाहिए, और इस तरह कोई प्रॉपर रेस्क्यू टीम हो, कोई प्रॉपर क्लाइंबर्स की कोई टीम हो, जो अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी या कोई माउंटेन में कोई कैजुअलिटी हो। अच्छा अशरफ भाई, आपने बात की कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आगाज़ हुआ है आपके गांव में ही। ये इंस्टीट्यूट कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे आप लोग तो आ गए हैं और आपकी तो फैमिली में ये जो फ़न है ये दौड़ रहा है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का हिस्सा बने, उनके लिए कितना ज़रूरी है? ये सिर्फ बल्दिस्तान वालों के लिए नहीं, ये ओवरऑल पूरा पाकिस्तान के लिए इसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए, हाँ। अगर हम इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं देंगे ना अपने जो आने वाले मुस्तकबिल में बच्चों के लिए, तो ये हमारे पाकिस्तान की जो क्लाइंबिंग है ना, ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। हाँ। ये पूरा इसको नेपाल ही हमसे वो करेगा, बिजनेस यहाँ पे नेपाल कर जाएगा फिर। हाँ। ये बहुत ज़रूरी है हमें इस पे के ऊपर, अगर ये अल्लाह करे कि हो जाए, ये सियासी बयान ना हो। कई सारे साजिद भाई को पता है कि सतपारा में कई सारे वादे हुए स्कूल के बारे में, लेकिन वो हुए ही नहीं है। भी बुनियाद रखी गई है, अल्लाह ना करे कि ये भी सियासी वो ना हो ना, ये पाकिस्तान में ये मसले होते हैं। तो ये बनना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान का बिज़नेस जो है ये माउंटेनरिंग का, ये सारा नेपाल वाले करेंगे, फिर हम बैठे रहेंगे देखते रहेंगे इनको। ये बहुत ज़रूरी है, इस पे बात होनी चाहिए, हमारे बड़े औहदेदारों को बैठना चाहिए, बैठ के इसको प्रॉपर सॉल्यूशन निकालनी चाहिए। हुकूमती सपोर्ट आपको मिली, आपने इतने मिशंस किए, हुकूमती दायरे अप्रोच किया, ऐसा है क्या सूरत हाल है? इसमें ये है भाई, पाकिस्तान में हर काम बातों की हद तक है। अच्छा। इसमें कोई प्रैक्टिकल कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। स्पेशली जब ये विंटर का हादसा हुआ उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि हम माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हाँ। ट्रेन करेंगे, इस तरह के काफ़ी वादे हुए। स्पेशली मुझसे ही काफ़ी लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट जो हाई ऑफिशियल्स है कि बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। स्पेशली हम इसको नेपाल से कंपेरिजन करते हैं तो उसमें जो एक सर्टिफिकेशन होती है, जो IFMG इंटरनेशनल फेडरेशन माउंटेन गाइड जो सर्टिफिकेशन होती है, उसमें नेपाल में कोई 75+ माउंटेन गाइड्स है। अच्छा। उसमें पाकिस्तान में अभी तक कोई माउंटेन गाइड नहीं है। इसलिए जो हमारा जो मेन जो इकनॉमी और माउंटेन से जो कमाते हैं, नेपाली से कमाते हैं, वो कमर्शियल क्लाइंट लेके आते हैं, क्योंकि वो ट्रेन होते हैं, और जो यूरोपियंस होते हैं उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो ट्रेन है और उनका एक नाम है कि दुनिया में ये ट्रेन है, प्रोफेशनल क्लाइंबर्स हैं। तो हमारे पाकिस्तान में हम जो बेसिक माउंटेन पीपल हैं अभी जो नॉर्दर्न एरियाज़ के, हम अपने जो क्लाइंबर्स हैं और बड़ों से सीखते हैं, तो हम जाते हैं, लेकिन प्रॉपर इसमें कोई इंस्टीट्यूट, इस तरह कोई इदारा नहीं है जो प्रॉपर ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन में वो मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, लाहौर समेत आपने पूरा पाकिस्तान घूमा है, अगर ज़रा खाने पीने के शौकीन तो होंगे आप दोनों, क्या चीज़ पसंद आई सबसे, कौन से इलाके के खाने ज़्यादा पसंद आया? यहाँ पे शहरी खाने हमसे थोड़े कम खाए जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हम वो सादे। अच्छा, आपके यहाँ वैसे रवायती खाने आपकी खुराक क्या है? कोई ख़ास खुराक होती है आप लोगों के लिए? होती है, बहुत सारी खास खुराक होती है। हम ऑर्गेनिक वहीं देसी चीज़ें ज़्यादातर वहीं इस्तेमाल करते हैं। वो आपके उसमें कोई मिलावट नहीं है चीज़ों में, बेहतरीन वो तैयार की होती है। घी हमारा उधर से तैयार हो जाता है, देसी घी। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम कोशिश ज़्यादा करते हैं कि ये बाजार मार्केट से ज़्यादा ना हम गाँव से ले आए चीज़ें। ठीक है। खाने पीने के लिए आटा ये गाँव से तो बहुत सारे हैं, वो हम ज़्यादातर वहीं हमारे लोकल ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, आपने रवायती और देसी खानों की बात की। अच्छा साजिद भाई, आप बताइए कि आपने तो पूरा पाकिस्तान बल्कि नेपाल भी घूमा है, आपको अपने रवायती खानों के अलावा क्या पसंद आया? नहीं, मेरे जो नेपाल में अभी जाता हूँ मैं, उनकी एक जो कल्चरल एक डिश है, थकाली कहते हैं उसको। थकाली, उसमें एक बड़ी सी एक प्लेट में उनके जो एक राइस, क्योंकि नेपाल में रोटी कम खाते हैं जी, चावल, राइस, वेजिटेबल और दूसरी कुछ चीज़ें लाकर एक प्लेट में, वो एक मुझे काफ़ी लजीज लगी और बड़ी पसंद आई उनकी थकाली जो डिश है। दूसरा, हम अशरफ भाई ने जो बोला कि हम पहाड़ी लोग हैं और हम जो नेचुरल फूड्स होते हैं अभी जो के आटा और दूसरे घी, दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उस तरह की चीज़ों को ही हम पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा जो उधर का वेदर होता है स्पेशली एक्सट्रीम कोल्ड और उस तरह की हार्श कंडीशन में आप इस तरह की आप डाइट लेते हैं तो आप उस तरह के मौसम का मुकाबला कर सकते हैं। बाकी हम अभी सिटीज़ में होते तो दूसरे जो होते हैं बिरयानी और दूसरे जो कढ़ाई उस तरह के वो सारे खाते हैं, काफ़ी वो भी खाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अशरफ भाई, आपके सबसे अहम बात के ज़ाहिर
आम आदमी को समझाने के लिए अगर आप समझाना चाहें कि किसी ने इस फील्ड में आना है तो सबसे अहम चीज़ क्या है? क्या उसका पहाड़ों से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है या शहरों से भी कोई आ सकता है, कोई आना चाहे तो? नहीं, शहर से भी आ सकते हैं अच्छा। कोई भी, लेकिन उनको चाहिए कि सबसे पहले ना वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले। अच्छा, इसको जान के करे, सीख के करे। तो ये और कौन सी आइडियल उम्र होती है कि इस उम्र से आप आगाज़ करते हैं अगर आपको आना है तो? बेस्ट जो है 22-23 से ही इसकी बेस्ट वो रहती है। अच्छा। 22-23 साल से शुरू करें तो बहुत बेहतर है। ठीक है। ये 22-23 से इसके कोर्स इसके आप 20 साल से ही स्टार्ट कर लेना सर। लेकिन माउंटेन पे मेरा अपना ओपिनियन है कि 20-22 साल से ये जब काम आप करने चाहिए। फिट हो और आपको मतलब जवानी आपकी आगाज़ होगा, बिल्कुल उस टाइम पे ही आप इस पे चले जाएंगे तो काफ़ी बेहतर होंगे। अच्छा, कोई म्यूज़िक या फिल्मों वगैरह का पाकिस्तानी अदाकाराओं का पता है कुछ? इस जानिब भी है तवज्जो आप लोगों की? हाँ, हम ज़्यादातर तो जो अभी नेटफ्लिक्स में आती है एडवेंचर जो डॉक्यूमेंट्रीज उनको ही ज़्यादा देखते हैं। आपने बताया कि आपकी भी कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही है नेटफ्लिक्स में? हाँ, इंशाल्लाह भी जो मेरी कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही केटू दी कॉलिंग, अच्छा, बड़ी कोई इंशाल्लाह फेमस डॉक्यूमेंट्री बन रही है। उसमें कोई यूके की कोई प्रोडक्शन कंपनी ऑब्जेक्ट मीडिया और कैनेडियन कोई फिल्म मेकर टीम है वो बंदा काम कर रही है। अच्छा, तो इंशाल्लाह इट विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी मूवी या डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स या नेशनल ज्योग्राफी को रिलीज होगी। स्पेशली इसमें जो ट्रू माउंटेन स्टोरीज या माउंटेन पीपल के सारे उनको कवर करेगी। और अक्सर जो कहते हैं कि फिर माउंटेन्स है वो टेल टू समथिंग, अगर पहाड़ में कुछ है बोलने के लिए तो इट विल बी द वन। जो यंग लोग हैं जो कि आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए क्या पैगाम है और हम लोगों के लिए क्या पैगाम है? चूँकि हमारे जो चैनल है उसका मकसद भी यही है कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती है या आप जैसे जो लोग हैं कि जो कि पाकिस्तान की पहचान है उनको सामने लेकर आया जाए। सबसे पहले बताइएगा कि यंग लोगों के लिए क्या पैगाम है साजिद भाई? मेरा जो यूथ के लिए यही पैगाम है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप दिल से, क्योंकि मैं माउंटेनियर बना हुआ एक इसलिए क्योंकि मैं इस फील्ड को पसंद करता था। पहाड़ों से शुरू से दिल्ली एक लगाव था, क्योंकि पढ़ाई में भी काफ़ी इंटेलिजेंट था मैं। अच्छा। मेरे वालिद भी चाहते थे कि आप बेटा कोई अफसर बन के कोई पैसे कमाओ। इस तरह की टफ कंडीशंस और सख्तियों से क्या करना है ज़िंदगी में, आप आराम की ज़िंदगी गुजारो। तो मैं दिल से, मैं एक एज ए पैशनेट और माउंटेन से एक लगाव था तो मैं माउंटेनियर बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर जा रहा हूँ अपने माउंटेन कैरियर पे। अब जिस फील्ड में भी हो, जो ख्वाब देखें उसी को पूरा करें और उसी मेहनत करें। सबसे जो मेन चीज़ है उसी में स्ट्रगल और मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरा यही पाकिस्तानी पूरी यूथ के लिए है कि आप स्ट्रगल करें। और ये ज़िंदगी एक, हम कहते हैं कि वन लाइफ इज़ नॉट इनफ फॉर एवरीथिंग, एक ज़िंदगी सब कुछ के लिए काफ़ी नहीं है। तो आप मेहनत करें और तय कर लें कि आपका सबसे ज़्यादा शौक किस में है। तो इसमें इंशाल्लाह अल्लाह, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह मदद करेगा। अशरफ, आप भी बताइए क्या यूथ को आप पैगाम देना चाहिए? मेरा भी यही, एक यूथ प्रॉपर इस पे अगर आना चाहते हैं, ये अभी साजिद भाई ने कहा कि इंटरेस्ट जिस चीज़ में हमारी नहीं होगी ना उसके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर हमारा मतलब फोकस होती है उसके पीछे हम जाएंगे तो उसमें कामयाबी मिलने की ज़्यादा चांसेस होती है। और ये चीज़ करते हैं तो अभी यहाँ से लोकल वो सब आ रहे केटू की तरफ चले जाते, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई वो नहीं, तो वो रास्ते में बड़े उनको परेशानियों का फेस करना पड़ता है। आपके शोबे में आना चाहिए तो ट्रेनिंग के साथ आए। बिल्कुल, वो आए ट्रेनिंग के साथ आए, क्लाइंबिंग को जान के आए, क्लाइंबिंग है क्या चीज़ को सीख के आए तो इनको बहुत ईजी होगी। नहीं यहाँ से आगे जो हमने केटू बेस कम जाने तो कब हमारे यहाँ से लोकल जो है वो बहुत मुश्किलों का फेस उनको करना पड़ता है। उनको फूड बराबर नहीं हो रहा होता है, हाइट में इनके मसले। तो ये पहले यहीं पे हुआ, ये मेहनत, इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी यहाँ पे ना जाने के लिए भी। आप बेस कम समेट की तो अब क्लाइंबिंग की तो बात ही नहीं, बेस कम जाने के लिए भी आपको यहीं पे बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक सवाल बस रह गया, फ्यूचर प्लान्स। साजिद भाई आपसे पहले शुरू करूँगा, फ्यूचर में कौन सी पीक पे, कौन सी चोटी पे आपकी नज़र है कि इसको नहीं छोड़ना? इंशाल्लाह मेरे फ्यूचर में काफ़ी प्लान्स है और एक ज़िम्मेदारी भी है वालिद की लेगेसी को आगे लेके चलना है। तो अभी इंशाल्लाह जो कोई पाकिस्तान नहीं जिसने जो वर्ल्ड के 14 जो 8000 माउंटेन्स क्लाइंब किया हो, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू बी फर्स्ट पाकिस्तानी टू अटेम्प्ट ऑल दिस 14 पीक्स। और मैं इनको स्पेशली विदाउट ऑक्सीजन करने का मेरा प्लान है। और नेक्स्ट समर में मेरा एक जो बड़ा एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि केटू इज़ द मोस्ट आइकॉनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड और हमारी एक पहचान है और स्पेशली मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है केटू से। तो आई एम डूइंग केटू क्लीन अप, जो केटू पे जो रसिया है और दूसरा जो गार्बेज है, क्योंकि काफ़ी कमर्शियल क्लाइंबर्स आते हैं और गन मचा के जाते हैं
तो अभी काफ़ी इस वजह से हमारे आप हमारे लोगों को भी दे, जो कि बहुत सारे सयाह भी जब ऐसी जगह पे जाते हैं तो काफ़ी आलूदगी फैलाते हैं। जो एक लापरवाही और हमारे जो मुख्तलिफ सयाह और दूसरे जो फॉरनर्स भी आते हैं तो काफ़ी लापरवाही करते हैं और बहुत गंद फैला के जाते हैं। ठीक है। तो इस स्पेशली जो ओल्ड रोप्स हैं अभी K2 में, उस वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि उस एल्टीट्यूड पे कई जगहों पे 10-12 रोप्स रखी होती हैं तो पता नहीं होता है कि कौन सी पुरानी है कौन सी नहीं है। काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी तक, मैं पर्सनली इसका गवाह हूँ, काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट कमिंग समर में 2023 में ये K2 क्लीन अप इंशाल्लाह मैंने अनाउंस किया है, और इसी हवाले से मैं चौधरी परवेज़ इलाही जो सीएम पंजाब से कल मिला था, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट और मुझे काफ़ी कुछ ग्रांट्स भी दिए। तो इंशाल्लाह मेरा मिशन भी है और K2 क्लीन अप इंशाल्लाह नेक्स्ट। मेरी पूरी कौम और पूरी जो हुकूमती इदारे हैं, साजिद भाई आप, अशरफ भाई आप लोगों के साथ है, और आई होप कि आप कोई मिशन एक साथ भी करें, और जब अगला इंटरव्यू हो तो हम जो है वो आपकी वो जो यादें हैं उस पर भी बात करें, और हम इस तरह के जो लोग हैं वो ढूंढ के पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, वो लाते रहेंगे और आपसे मिलवाएंगे भी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।